ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। राहुल शर्मा अनन्या शर्मा को पनवेल विला ले गए। कुछ समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे और दोनों के पास जैसे बहुत कुछ कहने को था। एक रात नींद नहीं आई। अगले दिन हरी भरी टहनी पर दो छोटी चिड़ियां अपनी पंखों को खुशी से फड़फड़ाते हुए इधर उधर उछल रही थीं। राहुल ने धीरे से आंखें खोलीं। इस समय चौड़ा बिस्तर खाली था। जब राहुल लिविंग रूम में आए, अनन्या एक सुगंधित नूडल्स की प्लेट लेकर रसोई से बाहर आ रही थीं। उन्हें राहुल को देखकर वह मधुरता से मुस्कुराईं। भूख लगी है, पहले कुछ नूडल्स खा लो, राहुल ने कहा। ठीक है। वह औपचारिकता नहीं करते थे, नूडल्स उठाकर मुंह में डालने लगे। प्रियंका चौधरी के नूडल्स ज्यादा सुगंधित होते हैं, अनन्या के नूडल्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। हर एक की अपनी विशेषता है और दोनों बहुत लजीज हैं। नूडल्स का एक बड़ा कटोरा जल्दी ही साफ हो गया। अनन्या ने राहुल को खुशी से खाते देखा। उनके सुंदर चेहरे पर मुस्कान छा गई। इस पल उन्हें जैसे कुछ याद आया। वैसे राहुल, जिनमेई एंटरटेनमेंट के श्री राव ने कहा कि वह बाद में आपसे मिलना चाहेंगे। राहुल ने कहा, तो उन्हें आने दो। हम, अनन्या ने जवाब दिया। डिंग डोंग। थोड़ी देर बाद बाहर एक कुरकुरी डोरबेल बजी। अनन्या ने दरवाजा खोला। ये वही श्री राव और जिनमेई एंटरटेनमेंट के विश्वजीत राव थे जिनका अभी जिक्र हुआ था। विश्वजीत राव बहुत घबराहट के साथ अंदर आए, फिर हल्के से झुके और सम्मानपूर्वक बोले, श्री शर्मा नमस्ते। राहुल ने कहा, हम। हालांकि यह सिर्फ एक हम शब्द था, विश्वजीत राव का दिल डर से कांप गया और वह जल्दी से बोले, श्री शर्मा, कल रात मैंने मिस शर्मा को काय रॉयल होटल के समारोह में इसलिए बुलाया था ताकि वह मनोरंजन उद्योग के लोगों को जान सकें। मुझे वाकई नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। जब विश्वजीत राव को पता चला कि राहुल ने जिनमेई एंटरटेनमेंट का अधिग्रहण किया था, तब उनकी राहुल के प्रति रवैया ज्यादा सम्मानजनक हो गया था। यह मुख्य रूप से पैसे की वजह से था। हालांकि कल का रॉयल होटल में जो हुआ उसे जानने के बाद वह राहुल से ज्यादा डरने लगे थे। आपको बता दें, कई स्टार और निर्देशक अभी भी अस्पताल में पड़े हैं, हिल नहीं पा रहे। राहुल ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस चाय का प्याला उठाया और सुगंधित विशेष चाय का एक घूंट लिया, जिससे उन्हें आराम महसूस हुआ। वह राहत में थे, लेकिन विश्वजीत राव और ज्यादा घबरा गए और तनावग्रस्त हो गए। उनके माथे पर पसीने की एक पतली परत उभर आई। बगल में खड़ी अनन्या ने भी विश्वजीत राव के बदलाव को देखा और वह अनायास बोली, श्री राव आमतौर पर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कल जो हुआ वह शायद एक हादसा था। ये सब नरेंद्र मेहता की वजह से हुआ। राहुल ने कहा, चूंकि अनन्या ने भी तुम्हारे लिए बोला है तो मैं अभी के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगली बार ऐसा कुछ फिर हो। समझे मेरा मतलब? विश्वजीत राव ने बार बार सिर हिलाया और बोला, समझ गया समझ गया। मैं वादा करता हूँ भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, वादा। फिर राहुल ने फिर से चाय का प्याला उठाया, एक घूंट चाय पी और बोला, कोई और बात? नहीं और नहीं श्री शर्मा, मिस शर्मा, मैं पहले जाता हूँ, अलविदा। विश्वजीत राव ने राहत के साथ कहा। अगले 2 दिनों तक राहुल अनन्या के साथ पनवेल विला में रहे। 2 दिन के आराम और साथ समय बिताने के बाद अनन्या की मानसिक स्थिति में काफी सुधार हुआ और उनकी रंगत गुलाबी और चमकदार हो गई। इस दिन राहुल के साथ नाश्ता करने के बाद वह पनवेल विला से निकलकर जिनमेई एंटरटेनमेंट कंपनी की ओर बढ़ी। आखिर वहां उनकी सपनों की करियर थी। राहुल ने अनन्या की दूर जाती पीठ को देखा। उनकी अभिव्यक्ति थम गई और बोला, छोटा, मैं यहाँ हूँ मालिक। राहुल की कलाई पर घड़ी चमकी और एक बहुत कुरकुरी आवाज आई, नरेंद्र मेहता का काला चिट्ठा और आपराधिक सबूत इकट्ठा करो। राहुल ने कहा, जी मालिक। छोटा ने कहा। जाहिर तौर पर राहुल का इरादा नरेंद्र मेहता को आसानी से छोड़ने का नहीं था। ... इस समय नरेंद्र मेहता जिनमेई फिल्म एंड टेलीविजन में आए। पहले वह हमेशा अपनी बियरबेली और मोटे चेहरे के साथ होते थे। आज वह थोड़ा डगमगाते हुए चल रहे थे और उनका चेहरा पीला था। कोई आश्चर्य नहीं, वह ऐसा होगा। एक बार में इतनी शराब पिलाए जाने से सीधे शराब विषाक्ता हो गई। सौभाग्य से उन्हें अस्पताल भेजा गया और खतरे से बाहर निकाला गया। काफी देर तक मुश्किल से चलने के बाद नरेंद्र मेहता आखिरकार अध्यक्ष के कार्यालय में पहुंचे। चचेरे भाई, आपको मेरा बदला लेना ही होगा, नरेंद्र मेहता रोते हुए बोले। अंदर बैठे गंजे पुरुष ने कहा, नरेंद्र चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फैसला लूंगा। जो हमारी जिनमेई फिल्म एंड टेलीविजन को छूने की हिम्मत करता है, मैं निश्चित रूप से उसे अच्छा नहीं छोड़ूंगा। बस उस आदमी की पहचान अभी तक नहीं मिली है। जिनमेई फिल्म एंड टीवी के पास एक बहुत पेशेवर सूचना विभाग है। वे अक्सर कुछ सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी को सबसे पहले खोद सकते हैं। नरेंद्र मेहता के हादसे के बाद गंजे पुरुष ने लोगों से राहुल की स्थिति की जांच करने को कहा था। हालांकि 2 दिन बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इससे गंजे पुरुष को हैरानी हुई। दरअसल ये बहुत सामान्य बात है।
आपको बता दें, राहुल एक महान गणितज्ञ वैज्ञानिक हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे कोई साक्षात्कार स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए अधिकारियों ने उनकी जानकारी को यथासंभव सील करने की कोशिश की थी। इसके अलावा राहुल ड्रैगन ग्रुप के सदस्य भी हैं। इसी वजह से फ्रूट मोबाइल फोन और 4 स्टार मोबाइल फोन जैसी बड़ी कंपनियां राहुल की संपर्क जानकारी नहीं पा सकी थीं। धम धम धम, इस समय बाहर से तेज खटखटाहट की आवाज आई। गंजे पुरुष ने कहा, अंदर आओ। फिर चांदी के फ्रेम वाले चश्मे में एक पुरुष टैबलेट कंप्यूटर पकड़े जल्दी से अंदर आया। क्योंकि वह बहुत तेज चला, वह अनायास जमीन पर गिर पड़ा। गंजे पुरुष ने भौहें सिकुड़ी और बोला, मैंने कितनी बार कहा है, बातों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला पुरुष जल्दी से उठा और बोला, जी जी। गंजे पुरुष ने कहा, क्या बात है? चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले पुरुष ने जवाब दिया, यहाँ निर्देशक नरेंद्र मेहता के बारे में कुछ चीजें हैं। मेरी बात? क्या बात है? नरेंद्र मेहता ने हैरानी से पूछा। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला पुरुष हिचकिचाया, टैबलेट चालू किया और पढ़ा, मई 2013 में। नरेंद्र मेहता ने स्मितालु की प्रशंसा की। जून 2013 में नरेंद्र मेहता ने मनोरंजन करने वालों के एक समूह को गोली मारी और जिनलेई फिल्म एंड टेलीविजन के लिए एक फिल्म शूट करने के लिए मजबूर किया। नरेंद्र मेहता और गंजे पुरुष का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वे चिल्लाए, चुप रहो। उन्होंने चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले पुरुष को अत्यंत ठंडी नजरों से देखा। आपको बता दें, ये सभी चीजें अदृश्य थीं, लेकिन नतीजतन इन्हें बाहरी लोगों ने जान लिया। उपाय किए जाने चाहिए। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला पुरुष दोनों से इतना डर गया कि वह 2 कदम पीछे हट गया और उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत उभर आई। मूल रूप से उसे लगा कि यह बदनामी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है शायद। गंजे पुरुष ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें कैसे पता? चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले पुरुष ने कहा, खबरों में अभी माइक्रोब्लॉग, पेंगुइन न्यूज और हेडलाइंस के हॉट सर्च में सब यही है। तुम क्या कह रहे हो? गंजे पुरुष की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। गंजे पुरुष ने जल्दी से अपना फोन निकाला और माइक्रोब्लॉग ऐप पेंगुइन न्यूज हेडलाइंस पर क्लिक किया। अगले पल उनके माथे पर पसीने की एक मोटी परत उभर आई और उनका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया, जो अत्यंत दयनीय था। इतने विस्तार में ये खबरें इन वर्षों में किए गए बुरे कामों को इतने विस्तार से दर्ज करती हैं। ये कैसे संभव है? खत्म, जिनलेई फिल्म एंड टेलीविजन खत्म, मैं खुद खत्म। जब नरेंद्र मेहता ने अपने चचेरे भाई को फोन पकड़े हुए चुप देखा तो उनके दिल में तुरंत एक बुरी भावना उभरी। हालांकि उन्होंने फिर भी पूछा, चचेरे भाई, क्या हो रहा है? नरेंद्र मेहता की आवाज सुनकर गंजे पुरुष ने अचानक सिर उठाया और उन पर नजरें टिका दी। हालांकि इन गंजे पुरुषों को राहुल की सारी जानकारी नहीं मिली थी। हालांकि उन्हें पता था कि राहुल ने अनन्या के लिए कॉन्सर्ट आयोजित करने के लिए पेंगुइन न्यूज, हेडलाइंस और यूबी ब्राउजर को 1 हफ्ते तक प्रचारित किया था। लेकिन अब पेंगुइन न्यूज, हेडलाइंस, माइक्रोब्लॉग में नरेंद्र मेहता और जिनलेई फिल्म एंड टेलीविजन का काला चिट्ठा फिर से प्रकट हुआ है। ये सब कितना समान है? जाहिर तौर पर ये राहुल की करतूत है। नरेंद्र मेहता, ये सब इस नरेंद्र मेहता की वजह से है। अगर उसे राहुल से पंगा नहीं लेना था तो आपको और आपकी कंपनी को कभी कोई समस्या नहीं होती। यहां तक सोचकर गंजे पुरुष के दिल का डर गुस्से की एक गोली में बदल गया। उन्होंने अपनी मुट्ठी बांधी और नरेंद्र मेहता के चेहरे पर जोर से मारी। बैंग बैंग, लगातार मुक्के मारते और लाते चलाते रहे। नरेंद्र मेहता दर्द से कराहते रहे, चचेरे भाई, मत मारो, कृपया मत मारो। हालांकि गंजे पुरुष ने जैसे सुना ही नहीं और लगातार मुक्के और लाते मारते रहे। वह अपने सारे गुस्से को नरेंद्र मेहता पर उतारना चाहते थे। हो कुछ मिनट बाद नरेंद्र मेहता खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे, हिल नहीं पा रहे थे। गंजे पुरुष भी मारते मारते थक गए थे। उन्हें जैसे कुछ याद आया और उन्होंने फोन उठाकर नंबर दबाने की कोशिश की। हालांकि क्रैक, इस समय कार्यालय का दरवाजा धकेलकर खोला गया। जांचकर्ताओं का एक समूह तेज कदमों से अंदर आया और बोला, आपको गिरफ्तार किया गया है। पट, गंजे पुरुष का फोन सीधे जमीन पर गिर गया और उनका पूरा व्यक्ति अत्यंत उदास हो गया। छोटा ने जल्दी से इन परिस्थितियों को राहुल को बताया। राहुल भी इससे काफी संतुष्ट थे। डिंग, इस पल राहुल का फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। 12 बजे, लकी ड्रॉ प्रकट हुआ। डिंग, बधाई, आपको 5 रुपये मिले। डिंग, बधाई, आपको 18,888 रुपये मिले। डिंग, बधाई, आपको डाइट क्रेडिट कार्ड मिला। डिंग, बधाई, आपको 999 रुपये मिले। डिंग, बधाई, आपको गोविंद भवन मिला। इस बार राहुल को कुल 54,889 रुपये, एक डाइट क्रेडिट कार्ड और गोविंद भवन मिला। 54,889 रुपये, बस इसे नजरअंदाज करें। डाइट क्रेडिट कार्ड की बात करें तो राहुल इसके साथ काफी परिचित हैं।
खाने के बाद इसका उपयोग करने पर 100 से 10,000 गुना तक की खपत रिबेट रैंडमली मिल सकती है। हाल ही में राहुल ने सहपाठियों को एस बड़ी ई क्लब में एक साथ खेलने के लिए बुलाया था और इसका उपयोग करके 89 करोड़ कमाए थे। गोविंद भवन की बात करें, राहुल ने इसके बारे में इंटरनेट पर संबंधित जानकारी देखी थी। ये जयपुर पूर्वी जिले में एक 2 मिशेलिन तारा रेस्तरां है। व्यंजन बहुत स्वादिष्ट हैं, यहाँ तक कि कई लोग कहते हैं कि इसमें मिशेलिन 3 तारा का स्तर है। पहले राहुल ने गोविंद भवन में रात का खाना खाने के बारे में सोचा था, हालांकि दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से उन्होंने इसे छोड़ दिया था। उम्मीद नहीं थी, अब ये गोविंद भवन वास्तव में उनका है। राहुल ने बुदबुदाया, सब कुछ नकद नहीं है। डाइट क्रेडिट कार्ड गोविंद भवन। आज मेरा भाग्य अच्छा रहा। वैसे भी कुछ करना नहीं है, इस गोविंद भवन में जाकर इसे आजमाते हैं। जैसा कहा वैसा किया। राहुल ने मर्सिडीज GLC चलाए और 50 किलोमीटर दूर गोविंद भवन की ओर बढ़े। हालांकि राहुल के पास शानदार ड्राइविंग कौशल थे, फिर भी जाम सड़कों का सामना करने में उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगा। सान्या गुप्ता एक ऐसी महिला हैं जो खाने से प्यार करती हैं। आज पूर्वी जिले में अपना काम खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी पोश कैन सीधे प्रसिद्ध गोविंद भवन की ओर चलाए और एक जगह ढूंढकर बैठ गईं। सान्या के काले बाल, उत्कृष्ट चेहरे की विशेषताएं और बहुत आकर्षक आकृति थी। जल्द ही उन्होंने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लगभग 30 साल का एक पुरुष ब्रांडेड सूट पहने सक्रिय रूप से उनके पास आया और बहुत सज्जनता भरे लहजे में बोला, इस सुंदरता, आप अकेली लग रही हैं। क्या मैं आपके बगल में बैठकर आपको खाना खाने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? सान्या 10 साल से ज्यादा समय से समाज में है और एक नज़र में वह दूसरी तरफ की सज्जनता के पीछे की चिकनी मंशा देख सकती थी। सान्या के सुंदर चेहरे पर तुरंत घृणा का भाव उभरा। वह बोलने ही वाली थी, लेकिन उनकी खूबसूरत आंखों में अनायास एक परिचित आकृति दिखी। ये राहुल शर्मा थे। इस समय राहुल ने भी सान्या को देख लिया था। राहुल ने एक बार सान्या के परफ्यूम की गंध और उनके प्रति स्नेह के आधार पर सान्या, अनिता और सान्या को रिश्तेदार के रूप में पहचाना था। अनिता और सान्या के रिश्तेदार उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए राहुल तेज कदमों से आगे आए और नमस्ते बोले। सान्या, मिस सान्या, नमस्ते। नहीं सोचा था कि इतना संयोग होगा। पिछली बातचीत और साथ समय बिताने से राहुल जानते थे कि सान्या ने अनिता और सान्या के साथ अपने रिश्ते को छिपा रखा था, इसलिए राहुल ने उन्हें दीदी सान्या नहीं बुलाया। इसके अलावा राहुल को यह भी लगा कि यह नाम सान्या को पसंद नहीं आएगा और यह सान्या की युवा और आश्चर्यजनक उपस्थिति से मेल नहीं खाता। सान्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कितना संयोग। पिछली बार कॉन्सर्ट देखने के समय सान्या ने राहुल के साथ शामिल होने की योजना बनाई थी, हालांकि हाल में कंपनी में व्यस्तता के कारण इसलिए इसे अस्थायी रूप से टाल दिया गया था। उन्हें नहीं उम्मीद थी कि आज वे अनायास राहुल से टकरा जाएंगी। सान्या ने बगल में खड़े ब्रांडेड सूट वाले पुरुष की ओर देखा, फिर राहुल की ओर। उनकी आकर्षक आंखें घूमी और मुस्कुराकर बोली, क्यों, क्या तुम आज मुझे फिर से खाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हो? राहुल को अभी भी याद था कि 5 लाइट्स मिशन पूरा करने के लिए उन्होंने सान्या को स्टार रेस्तरां में खाना खाने के लिए आमंत्रित किया था। ये बात समझ में आती है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्या मिस सान्या को यह मंजूर नहीं? आखिर सान्या अनिता और सान्या की रिश्तेदार हैं और उनकी भी रिश्तेदार हैं। अपने रिश्तेदार को खाने के लिए आमंत्रित करने में कुछ गलत नहीं है। सान्या का पुराना व्यवहार सचमुच, लेकिन ये पुरुष भी मुझे खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। बगल में खड़ा ब्रांडेड सूट वाला पुरुष जल्दी से अपनी छाती सीधी की और बोला, मिस सान्या, इस रेस्तरां में बर्ड्स नेस्ट सी ककम्बर, सुपर कैवियार, टूना, सी उर्चिन, सभी का स्वाद बहुत अच्छा है। बोलते हुए उन्होंने जानबूझकर अपनी 2 लाख की डैंटन जोंगहाई घड़ी को ऊपर उठाया। फिर उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा यहाँ सर्विंग की गति बहुत तेज है। सिर्फ 10 मिनट में हम इन व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। उन्होंने जानबूझकर कई महंगे व्यंजनों की बात की और साथ ही प्रसिद्ध ब्रांड की घड़ी उजागर की। उन हाव भाव में जो उन्हें अनजाने में लगते थे, उन्होंने अपनी अमीर आदमी की पहचान दिखाई। ये कहना होगा कि ब्रांडेड सूट वाला पुरुष वाकई में लड़कियों को पटाने के कुछ हथकंडे रखता था। अगर यह कोई और होता तो शायद वह वाकई आकर्षित हो जाता। दुर्भाग्य से उसे सान्या का सामना करना पड़ा। सान्या ने अपनी आकर्षक आंखें झपकाईं और बोली, सचमुच, तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं वाकई ललचा रही हूँ। बोलते हुए उन्होंने जानबूझकर गला घोंटा। थोड़ा रुककर सान्या ने फिर कहा, लेकिन तुम दोनों मुझे खाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हो, मैं किसके साथ खाऊं? वरना तुम 2 टेबल खोलो, मैं देखूं कि किसका खाना ज्यादा स्वादिष्ट है, उसी टेबल पर खाऊंगी। सूट वाले पुरुष ने बिना हिचक के तुरंत कहा, यह अच्छा विचार है। उनकी नज़र में सान्या और राहुल एक दूसरे को जानते लगते थे, हालांकि ये परिचित नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में राहुल भी सान्या के प्रेमियों में से एक है।
इस समय उदारता दिखानी चाहिए और सान्या के विचारों को बिना शर्त पूरा करना चाहिए। इस तरह उनके दिल को जीतना ज्यादा आसान होगा। रही बात क्या सान्या खाना खाएंगी, इसे सूट वाले पुरुष ने पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। क्योंकि गोविंद भवन जयपुर का एक प्रसिद्ध रेस्तरां है, ये हर दिन खचाखच भरा रहता है और खाने की देखभाल जैसे काम की जरूरत नहीं है। इसलिए सूट वाले पुरुष ने हाथ हिलाया और चिल्लाया, वेटर खाना ऑर्डर करो। जल्द ही एक लंबा और पतला पुरुष वेटर आया। स्नो क्लैम्स, टाइगर हेड फिश, नक्काशीदार पॉपॉयज, अंडा सी उर्चिन, अभी के लिए ये ले आओ। सूट वाले पुरुष ने लगातार 7-8 व्यंजन ऑर्डर किए और कुल कीमत 20,000 रुपये से ज्यादा थी। इन व्यंजनों के आकार, स्वाद या महंगाई की परवाह किए बिना उन्हें विश्वास था कि वे निश्चित रूप से सान्या को आकर्षित करेंगे। सूट वाले पुरुष ने बोलने के बाद राहुल की ओर एक उत्तेजक नजर डालना नहीं भूले। ये जैसे कह रहा हो, लड़के तुम भी खाना ऑर्डर करो। राहुल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभरा। यह अपने ही रेस्तरां में है, अपने ही ऑर्डर की तुलना करना, ये लगता है दिलचस्प। हालांकि राहुल ने तुरंत खाना ऑर्डर नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे मेनू पलटने लगे। आखिर यह उनका अपना रेस्तरां है और उन्हें नहीं पता कि क्या स्वादिष्ट है। ये थोड़ा अक्षमता भरा है। ये कहना होगा कि गोविंद भवन की दक्षता बहुत तेज है। थोड़ी देर बाद सूट वाले पुरुष ने जो व्यंजन ऑर्डर किए थे वे मेज पर आ गए। जैसा कि उन्होंने सोचा था, ये खाद्य पदार्थ उच्च स्तरीय, सुगंधित और बहुत आकर्षक थे। सूट वाला पुरुष गला साफ करने वाला था, सान्या से कुछ कहने वाला था। इस समय राहुल ने सूट वाले पुरुष की ओर इशारा किया और बगल में खड़े वेटर से कहा, मैंने रेन सिल्क टोफू, उबला गोभी, शानदार बर्ड्स नेस्ट, डीप सी कैंसर फ्लावर जोड़ा। वेटर ने जल्दी से अपने नोट्स में लिखा और बोला, ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। ये कहकर वह मुड़कर चला गया। सूट वाला पुरुष मुंह खोला और तुरंत नहीं बोला। इसके बजाय उसने मेनू उठाया और चुपके से राहुल द्वारा जोड़े गए व्यंजनों की कीमत का हिसाब लगाने लगा। रेन सिल्क टोफू 1,800 रुपये प्रति टुकड़ा, उबला गोभी 2,200 रुपये। राहुल ने कुल मिलाकर लगभग 20,000 रुपये का ऑर्डर किया। अगर इसमें आपके द्वारा ऑर्डर किए गए 20,000 के व्यंजनों को जोड़ा जाए तो कुल 40,000 रुपये हो गए। सूट वाले पुरुष ने थोड़ा हिचकिचाया और आखिरकार चुपके से दांत पीस लिए, लेकिन उनका चेहरा अभी भी अत्यंत शांत था। बोला, वेटर, जो व्यंजन उसने अभी जोड़े उन्हें यहाँ भी परोसो और फिर स्वादिष्ट अबालोन, आलू मिलो बीफ, मसालेदार चावल ये ले आओ। इस बार उन्होंने 10,000 रुपये की और व्यंजन जोड़े। हालांकि सूट वाले पुरुष के पास वाकई कुछ छोटी मोटी पूंजी थी और वह वास्तव में सान्या से आकर्षित थे। हालांकि एक भोजन में 50,000 रुपये खर्च करना अभी भी उनके लिए बहुत दर्दनाक था। इसलिए सूट वाले पुरुष ने सज्जनता भरे लहजे में कहा, बस इतना ही। अगर और व्यंजन जोड़े तो मेज पर जगह नहीं होगी और खा नहीं पाएंगे और यह बर्बादी होगी। अब देश में CD-ROM ऑपरेशन लागू है, हमें देश के कदमों का पालन करना चाहिए। ये कहना होगा कि सूट वाला पुरुष बहुत अच्छा बोलता था। अगर राहुल ने और व्यंजन जोड़े तो उन्हें बर्बादी का लेबल लग जाता, और अगर राहुल ने खाना नहीं जोड़ा तो निस्संदेह उनके पास ज्यादा व्यंजन और ज्यादा स्वादिष्ट थे। सान्या उनके साथ खाएंगी। राहुल कितने चतुर हैं। वे आसानी से सूट वाले पुरुष के मतलब को समझ गए, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। राहुल ने फिर से मेनू पर नजर डाली, फिर उसे बंद कर दिया। ये देखकर सूट वाले पुरुष के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव उभरा। उन्हें लगा कि राहुल को लगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा व्यंजन ऑर्डर किए और वह इसे वहन नहीं कर सकते। सूट वाला पुरुष पहले राहुल की ओर तिरस्कार भरी नजर डाला और फिर सान्या की ओर एक ऐसी मुस्कान के साथ जो उसे शानदार लगती थी। वह जैसे पहले से ही सान्या को उनके साथ खाते, बातें करते और हंसते देख रहा था। इस समय राहुल ने कहा, वेटर, यहाँ कितने कर्मचारी हैं? वेटर स्पष्ट रूप से हैरान हुआ, लेकिन ग्राहक ही भगवान है के सिद्धांत के कारण वह फिर भी जवाब देता है, लगभग 100 लोग। आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राहुल ने अपने दिमाग में थोड़ा हिसाब लगाया और बोला, इस मेनू में कुल 101 व्यंजन हैं, तो चलो तुम मेनू के सारे व्यंजन 2 बार परोसो। इसके अलावा 20 बोतल फ्लाइंग माउताई और 20 बोतल 2009 लाफिट कैसल और हर तरह के पे की 50 बोतलें ले आओ। वेटर ने सुनकर पूरा व्यक्ति स्पष्ट रूप से हैरान रह गया। दरअसल न केवल वेटर हैरान हुआ, सान्या और सूट वाला पुरुष भी हैरान रह गए। 202 व्यंजनों के साथ भले ही औसत व्यंजन केवल 1,000 रुपये का हो, ये 2 लाख रुपये होगा। 20 बोतल फ्लाइंग माउताई, प्रत्येक बोतल 5,000 रुपये की, यानी 1 लाख रुपये। 20 बोतल 2009 लाफिट कैसल, प्रत्येक बोतल लगभग 20,000 रुपये की, यानी 4 लाख रुपये। भले ही राहुल ने पहले ऑर्डर किए व्यंजनों को न गिना जाए, ये पहले से ही 7 लाख रुपये है। सान्या ने मुंह खोला, जैसे कुछ कहना चाहती थी। सूट वाला पुरुष पहले बोला, वेटर, क्या तुमने नहीं सुना?
जल्दी से जैसा इस सज्जन ने कहा वैसा परोसो। क्या तुम्हारा गोविंद भवन ऐसा सर्विस करता है? वह राहुल को पीछे हटने का मौका नहीं देना चाहता था, वह राहुल की बदसूरत शक्ल देखना चाहता था। थोड़ा रुककर सूट वाला पुरुष फिर बोला, वैसे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है इस सज्जन से, मैं एक शुद्ध राहगीर हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा सर्विस कार्य देखकर अच्छा नहीं लग रहा। उसने पहले से ही राहुल के साथ सीमा स्पष्ट कर दी थी, वरना थोड़ी देर बाद अगर राहुल अचानक कह दे कि वह बाथरूम में है। दरअसल वह चुपके से भाग गया और भागने से पहले कह गया कि उसका दोस्त बिल चुकाएगा। उस समय क्या वह बड़ा नुकसान नहीं उठाएगा? ऐसी चीजें अक्सर कुछ टीवी ड्रामों में दिखाई देती हैं। सूट वाला पुरुष सावधानी बरत रहा था। वेटर ने सूट वाले पुरुष की बात सुनी तो वह होश में आया। हालांकि उसने दोहराया और बोला, ये सज्जन, आपको मेनू के सारे व्यंजन 2 बार चाहिए और फिर 20 बोतल फ्लाइंग माउताई, 20 बोतल 2009 लाफिट कैसल और हर तरह के पे की कुल 50 बोतलें चाहिए। हाँ, राहुल ने पुष्टि की। वेटर ने थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। वेटर के जाने के बाद मौके का माहौल थोड़ा नीरस हो गया। राहुल हमेशा शांत रहे। सूट वाले पुरुष के चेहरे पर मुस्कान भरी थी। तब इस समय पहले सूट वाले पुरुष द्वारा जोड़े गए व्यंजन एक और वेटर ने मेज पर लाए और एक बड़ी मेज पूरी तरह भर गई। रंग भव्य, सुगंध तीव्र, ये भूख को उभारता है। सूट वाले पुरुष ने गहरी सांस ली, फिर गला घोंटा। उसने चॉपस्टिक से खाने की इच्छा को दबाया और सज्जनता भरे लहजे में बोला, इस सज्जन ने 200 से ज्यादा व्यंजन ऑर्डर किए, मुझे लगता है इसे परोसने में निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा। ये कहते हुए सूट वाला पुरुष अनायास हंसने लगा। जब तक वह 200 से ज्यादा व्यंजनों के बाद परोसने के दृश्य और राहुल के भुगतान न कर पाने के दृश्य के बारे में सोचता, वह अत्यंत खुश हो जाता। थोड़ी देर बाद सूट वाले पुरुष ने अपनी हंसी दबाई और बोला, मिस सान्या, आप पहले मेरे पास खाने आ सकती हैं। इस दुनिया में वाकई कई भौतिकवादी महिलाएं हैं। हालांकि भौतिकवादी महिलाएं भी मूर्खों और नवधनाढ्यों को पसंद नहीं करती। इसलिए सूट वाले पुरुष को लगा कि सान्या निश्चित रूप से उनके साथ खाएंगी। हालांकि ये सब उनकी अपनी मान्यता थी। सान्या ने कहा, राहुल ने 200 से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन और दर्जनों बोतल अच्छी शराब ऑर्डर की। बेशक यहाँ के व्यंजन ज्यादा स्वादिष्ट होंगे तो मैं यहीं खाऊंगी। सूट वाला पुरुष मुंह खोला और जब वह कुछ कहना चाहता था, टटट, इस समय पहले राहुल के लिए ऑर्डर लेने वाला वेटर एक काले सूट में मध्यम आयु के पुरुष को लेकर आया, जो बहुत शांत और परिष्कृत लग रहा था। वेटर ने राहुल की ओर इशारा किया और बोला, महाप्रबंधक, ये वही ग्राहक हैं जिन्होंने 202 व्यंजन और दर्जनों बोतल शराब ऑर्डर की। महाप्रबंधक ने वेटर द्वारा इशारा की गई दिशा में देखा। अगले पल उनकी पुतलियां हल्के से सिकुड़ गईं। आज उन्हें अचानक पता चला कि गोविंद भवन का नया मालिक आ गया है। नए मालिक का नाम राहुल शर्मा है। जब महाप्रबंधक ने राहुल की तस्वीर देखी तो पूरा व्यक्ति थोड़ा हैरान रह गया। युवा, बहुत युवा। आज महाप्रबंधक सोच रहे थे, वे इस युवा नए मालिक से कब मिलेंगे। उन्हें नहीं उम्मीद थी कि पलक झपकते ही वे इसे देख लेंगे। महाप्रबंधक चलते चलते राहुल के पास पहुंचे, हल्के से झुके और बहुत सम्मानजनक लहजे में बोले, श्री शर्मा, नमस्ते। राहुल ने सिर उठाया और बोला, आप हैं? महाप्रबंधक ने जल्दी से परिचय दिया, मैं गोविंद भवन का महाप्रबंधक हूँ, तरुण वर्मा। राहुल ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। तरुण वर्मा ने कहा, श्री शर्मा, मुझे बहुत खेद है, मुझे पहले नहीं पता था कि आप यहाँ हैं, वरना मैं गोविंद भवन के सारे कर्मचारियों को लेकर दरवाजे पर आपका स्वागत करता। राहुल ने हाथ हिलाया और बोला, इन नकली चीजों की जरूरत नहीं। तरुण वर्मा ने बार बार हाँ कहा। फिर उन्होंने कहा, मैंने वेटर से सुना आपने 200 से ज्यादा व्यंजन ऑर्डर किए, क्या आप कुछ मेहमानों को खाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं? हमारे पास ऊपर एक शानदार बॉक्स है, मैं आपके लिए इसे व्यवस्थित कर दूंगा। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, यहाँ ठीक है। हालांकि शेफ मेरे व्यंजन बनाकर खत्म करने के बाद ग्राहकों को लेना और खाना बनाना बंद कर सकते हैं और फिर सारे कर्मचारियों को यहाँ बुला लें। ठीक है, तरुण वर्मा ने कहा। दोनों की बातचीत सुनकर सूट वाला पुरुष हक्का बक्का रह गया। राहुल शर्मा, यह इतना युवा दिखने वाला व्यक्ति गोविंद भवन के महाप्रबंधक को कैसे जानता है? ये देखकर कि तरुण वर्मा जाने वाला था, सूट वाले पुरुष ने अनायास कहा, ये राहुल। श्री शर्मा कौन है? तरुण वर्मा ने कहा, हमारे गोविंद भवन के मालिक। शांति। पूरा हवा का टुकड़ा अचानक शांत हो गया। सूट वाला पुरुष पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। सान्या के सुंदर चेहरे पर रंगों की छटा थी। वह जानती थी कि राहुल के पास सुपरकॉज हैं, इसलिए भले ही उन्होंने 200 से ज्यादा व्यंजन और दर्जनों बोतल अच्छी शराब ऑर्डर की, राहुल को भुगतान करने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं थी। हालांकि सान्या ने कभी नहीं सोचा था कि गोविंद भवन राहुल का है।
इस समय सान्या को अनायास राहुल का कर्मचारियों की संख्या पूछने और फिर ऑर्डर करने का सवाल याद आया और उन्हें अपने दिल में थोड़ा समझ में आया। टटट, इस समय एक के बाद एक उत्कृष्ट व्यंजन मेज पर लाए गए। आसपास की 10 मेजों को पूरी तरह भर दिया। राहुल की मेज पर सिर्फ उनके द्वारा पहले ऑर्डर किए गए कुछ व्यंजन थे। तुरंत बाद गोविंद भवन के लगभग 100 कर्मचारी, जिनमें सुपरवाइजर, वेटर, कैशियर, शेफ आदि शामिल थे, सभी ने अपनी चीजें छोड़ दी और लॉबी में आए। वे राहुल की ओर सीधे खड़े थे, जैसे सैनिक जो निरीक्षण के लिए तैयार हों। राहुल ने कहा, आपको संकोच करने की जरूरत नहीं, बस आराम से रहें। मुझे पता है कि आप यहाँ काम में बहुत थक जाते हैं, इसलिए आज मैं सभी को खाना खिलाना चाहता हूँ ताकि मेरी ओर से आपको सांत्वना मिले। आज आपका काम अच्छे से खाना और अच्छे से पीना है। सभी कर्मचारियों ने ये सुना, उनकी आंखें चमक उठी और वे चिल्लाए, धन्यवाद बॉस। आपको बता दें, गोविंद भवन के सारे स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ रखे हैं। इसके अलावा हजारों की कीमत वाली माउताएं और कॉफी हैं। ये वे कीमती शराबें हैं जिनके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। आज आप इन सब का आनंद ले सकते हैं। फिर कर्मचारी परिचित लोगों के साथ मेज के आसपास बैठ गए और लजीज भोजन का आनंद लेने लगे। मौके का माहौल बहुत गर्म था। राहुल ने भी चॉपस्टिक से एक व्यंजन उठाया और मुंह में डाला, सिर हिलाया और बोला, स्वाद वाकई अच्छा है। मिस सान्या, आप भी खाएं। अच्छा, सान्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बगल की मेज पर बैठा सूट वाला पुरुष सान्या और राहुल को बातें करते और हंसते देख रहा था। अपनी पिछली हरकतों को याद करके वह एक ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहां वह घुस जाए। वह उठकर सीधे चले जाने के बारे में सोच रहा था। हालांकि सूट वाले पुरुष ने 50,000 रुपये की एक मेज के व्यंजनों को देखा और खुद को रुकने के लिए मजबूर किया। उसने चॉपस्टिक्स उठाए और स्वादिष्ट व्यंजनों को लगातार अपने मुंह में ठूंसने लगा। उसे और ज्यादा मेहनत करके खाना था, 50,000 रुपये वापस खाने के लिए। लालच से भरा, मुंह तेल से भरा। सूट वाले पुरुष के लालच भरे खाने की तुलना में राहुल और सान्या जल्दबाजी में नहीं थे, वे आराम से और आनंद ले रहे थे। खाने के बाद राहुल ने हल्के से मुंह पोंछा, उठे और सूट वाले पुरुष से बोले, अब देश में CD-ROM ऑपरेशन लागू है। हमें देश के कदमों का पालन करना चाहिए, बर्बादी न करें। लालच से खा रहे सूट वाले पुरुष का चेहरा ये सुनकर लाल हो गया। ये शब्द वही थे जो उसने पहले राहुल से कहे थे। नतीजतन राहुल ने अब इसे सीधे उसे वापस कर दिया। राहुल ने सूट वाले पुरुष को नजरअंदाज किया और इसके बजाय तरुण वर्मा से बोला, लोगों से हिसाब करवाओ कि कितना पैसा हुआ। बोलते हुए उन्होंने एक बैंक कार्ड बढ़ाया। तरुण वर्मा ने हिचकते हुए कहा, श्री शर्मा, ये। आखिर राहुल गोविंद भवन के नए मालिक हैं। मालिक अपने रेस्तरां में कर्मचारियों को खाना कैसे खिलाकर पैसे ले सकता है। राहुल ने कहा, यह मैं सभी को खाना खिला रहा हूं और बेशक मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। इसके अलावा सभी ने इसके लिए समय और ऊर्जा लगाई है। अगर इतना छोटा प्रदर्शन भी नहीं गिना गया तो मैं बहुत अनुचित मालिक हूं। तरुण वर्मा अत्यंत आभारी थे और बोले, धन्यवाद बॉस। ड्रिप। बैंक कार्ड को POS मशीन पर स्वाइप करने के साथ एक लंबा बिल प्रकट हुआ। कुल 9,01,889 रुपये खर्च हुए। जाहिर तौर पर यह पहले अनुमानित राशि से थोड़ा ज्यादा है। राहुल को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। साथ ही उनके फोन पर 90 और लकी ड्रॉ प्रकट हुए और उनके दिमाग में एक स्पष्ट आवाज गूंजी, डिंग, क्या आप डाइट क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना चाहेंगे? राहुल शर्मा को इस सूचना की आवाज से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, हाँ। डिंग, सफल उपयोग, 1000 गुना क्रेडिट। बधाई, आपको 90,18,89,000 रुपये मिले। फिर से 1000 गुना। कर्मचारियों को खाना खिलाने में 9 लाख रुपए खर्च किए और 90 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। ये सौदा इसके लायक है। राहुल ने तरुण वर्मा से फिर कहा, इस महीने प्रत्येक व्यक्ति का बोनस 10,000 रुपये बढ़ा दो। आखिर इन 90 करोड़ में कर्मचारियों का भी कुछ योगदान है और थोड़ा पुरस्कार देना भी उचित है। धन्यवाद बॉस, सभी कर्मचारियों ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। राहुल ने अभी भी खा रहे सूट वाले पुरुष की ओर नजर डाली और फिर सान्या गुप्ता के साथ बाहर चले। टिंग बेल। जब सान्या राहुल से कुछ कहने वाली थी, उनकी जेब में फोन एक तेज रिंगटोन के साथ बजा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। फोन काटने के बाद सान्या ने राहुल से असहाय होकर कहा, मूल रूप से मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक लेना चाहती थी। लगता है यह अगली बार ही हो पाएगा। राहुल ने कहा, भविष्य में मौके मिलेंगे। सान्या ने सिर हिलाया और बोली, अगली बार मिलते हैं। ये कहकर वह पोश में बैठी, गैस पैडल पर जोर से पैर रखा और तेजी से दूर चली गईं। जाहिर तौर पर वह वाकई जल्दी में थीं। राहुल भी मर्सिडीज GLC में बैठे और तेजी से दूर चले गए। शिट, एक भीड़भाड़ वाले चौराहे पर ड्राइव करते समय मर्सिडीज GLC अचानक बंद हो गई। जड़ता की मदद से राहुल ने कार को सड़क के किनारे पार्क किया और टो ट्रक का फोन डायल किया।
जब मर्सिडीज GLC को कुछ देर के लिए टो किया गया तो पास से एक स्पष्ट आवाज आई, राहुल शर्मा। राहुल ने आवाज की दिशा में देखा। अगले पल उनकी आंखें हल्के से चमक उठीं और बोले, कृतिका। वाकई तुम हो, कृतिका ने खुशी से कहा। फिर कृतिका ने अपनी पतली टांगें बाहर निकाली और राहुल की ओर दौड़ कर आई। कितना संयोग, नहीं सोचा था कि यहाँ तुमसे मुलाकात होगी, कृतिका ने कहा। हाँ, मुझे भी नहीं उम्मीद थी, राहुल ने कहा। वैसे क्या तुम अपने माता पिता के साथ पुणे में व्यवसाय करने नहीं गई थी? जयपुर कैसे आए? हाई स्कूल के पहले साल में शिक्षक ने कक्षा में बातचीत रोकने के लिए मिश्रित लिंग बैठने की विधि अपनाई थी। राहुल और कृतिका को एक ही मेज पर बिठाया गया था। उस समय हार्मोन स्राव की उम्र में राहुल लंबे और सुंदर थे। कृतिका मधुर और प्यारी थी। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अच्छा प्रभाव विकसित किया। वे एक दूसरे के लिए नाश्ता खरीदते, एक साथ स्कूल जाते, स्कूल के बाद एक साथ होमवर्क करते। उस समय के ज्यादातर छात्र बहुत शर्मीले थे। नतीजतन कृतिका के माता पिता पुणे में व्यवसाय करने गए, इसलिए उन्होंने स्कूल बदल लिया और चले गए, और दोनों ने वह नहीं किया जो एक जोड़े को करना चाहिए था। लंबे समय तक राहुल को इस बात का अफसोस रहा। उस समय राहुल का परिवार गरीब था और उनके पास मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए दोनों का संपर्क टूट गया। लेकिन कुछ सालों बाद अनायास मुलाकात हो गई। राहुल की यादों में कृतिका हमेशा नीले और सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में, पोनीटेल के साथ, और शरीर अपेक्षाकृत पतला होता था। आज की कृतिका हल्के पीले रंग का गाउन पहने बहुत भरी हुई ओयोग हो गई थी और उनकी त्वचा पहले से ज्यादा गोरी और चमकदार थी। अगर कहें कि हाई स्कूल के पहले साल की कृतिका एक कली में खिलने वाली कली थी, तो आज की कृतिका पूरी तरह खिली हुई भव्य फूल थी जो लोगों को मोहित कर देती थी। राहुल ने बिना रुके कृतिका को सत्य की नजर से देखा। चेहरे का मूल्य 96, पसंद की डिग्री 80। कृतिका ने कहा, हाल के वर्षों में पुणे में जमीन की कीमत बहुत महंगी हो गई है। मेरे पिताजी को ये सस्ता नहीं लगा, इसलिए वे जयपुर आ गए। फिर उन्होंने पूछा, तुम जयपुर में काम कर रहे हो? राहुल ने कहा, अभी के लिए मैं जयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ। जयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाई? राहुल, तुम बहुत शानदार हो, कृतिका ने बोलते हुए अपनी खूबसूरत आंखें चमकाईं। राहुल ने अनायास अपनी नाक छुई और बोला, तुम जयपुर में काम? हाँ, मैं सेंट्रल अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती हूँ, कृतिका ने कहा। प्लॉप। इस पल पास के फुटपाथ पर लगभग 30 साल का एक पुरुष सीधे जमीन पर गिर पड़ा। राहगीरों ने अनायास चर्चा और चीखें निकाली। कोई बेहोश हो गया, देखो क्या एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? ... कृतिका ने नर्स बनने का कारण निश्चित रूप से केवल गुजारा करना नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह इस पेशे से बहुत प्यार करती थी। मरते हुए को बचाना और घायलों को ठीक करना उन्हें सच्चे गर्व और खुशी का एहसास कराता था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि कोई बेहोश हो गया तो उन्होंने राहुल से बातचीत जारी रखने की परवाह नहीं की और जल्दी से बेहोश पुरुष की ओर दौड़ी और चिल्लाई, मैं सेंट्रल अस्पताल की नर्स हूँ, कृपया रास्ता दें। आसपास के लोग जल्दी से एक रास्ता छोड़ गए। नर्स आ गई। शानदार... कृतिका ने पहले पुरुष की पलकें उल्टी और फिर अपनी उंगली पुरुष की नाक पर रखकर सांस महसूस की। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि पुरुष की सांस बहुत कमजोर थी। नतीजतन कृतिका ने पुरुष की छाती पर हाथ रखकर प्राथमिक उपचार शुरू किया। उनके हाव भाव बहुत मानक थे, हालांकि कभी कभी कुछ लोग प्राथमिक उपचार के बावजूद सफलतापूर्वक नहीं बचाए जा सकते। देखा गया, पुरुष की सांस और कमजोर हो गई और उसका चेहरा और पीला पड़ गया, जैसे वह किसी भी समय सांस छोड़ देगा। आसपास के रास्ते चलने वालों ने भी ये देखा और चर्चा शुरू कर दी। अब नहीं बचा, यह आदमी अब नहीं बचेगा। हाँ, खत्म। क्या यह महिला नर्स है? बचाव बहुत शारीरिक मेहनत लेता है। कृतिका ने कुछ मिनट तक बचाव किया और उनकी बर्फ सफेद त्वचा पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उन्होंने आसपास के लोगों की टिप्पणियां सुनी और पुरुष की सांस को और कमजोर होते महसूस किया। शारीरिक और मानसिक रूप से थक गईं। गहरी कमजोरी और आत्मनिषेध उनके दिल में उभर आए। इस पल राहुल ने कहा, मुझे आने दो, मैं उसे बचा सकता हूँ। राहुल के शब्द जैसे एक साफ झरने की धारा थे जो कृतिका के सूखे दिल को धो रहे थे। बोलते हुए राहुल ने सिस्टम से 1 करोड़ रुपए में एक पीस मेडिकल वाटर खरीदा, फिर इसे सीधे पुरुष के मुंह में डाला। आज के राहुल के लिए 1 करोड़ रुपए का मेडिकल वाटर कुछ भी नहीं है। बेशक वह कोई दयालु व्यक्ति नहीं है जो किसी को बीमार पड़ते देख सीधे इलाज कर दे। अगर ऐसा होता तो राहुल के पास कितना भी पैसा हो, वह बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। राहुल ये सब कृतिका की वजह से कर रहे थे और चाहते थे कि वह खुश रहे। मेडिकल वाटर के साथ पुरुष की सांस बहुत सुगम हो गई। तुरंत बाद उसका चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होने लगा। ये देखकर रास्ते चलने वालों ने चिल्लाया, लगता है ठीक हो गया। हाँ, रंगत में बहुत सुधार आया, शायद ठीक हो गया।
जैसे रास्ते चलने वालों की बात को सत्यापित करने के लिए जमीन पर पड़ा पुरुष धीरे से अपनी आंखें खोलने लगा। वह थोड़ा भटका हुआ लग रहा था, पहले आसपास खाली नजरों से देखा, उठा और जाने की तैयारी करने लगा। रास्ते चलने वालों ने तुरंत इसका विरोध किया और सभी चिल्लाने लगे, अरे दूसरों ने तुम्हें बचाया और तुमने धन्यवाद भी नहीं कहा, क्या तुम में शिष्टाचार है? तब पुरुष ने प्रतिक्रिया दी और राहुल और कृतिका की ओर मुड़कर बोला, धन्यवाद। पुरुष ने अपने बालों को 8 के आकार में संवारा था, उसकी हेयर स्टाइल गिरने की वजह से थोड़ी बेतरतीब हो गई थी। हालांकि पुरुष को इसकी परवाह नहीं थी। बोलने के बाद वह आगे बढ़ता रहा। जब वह एक गली में गया, उसने अपना फोन निकाला और थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने डायल किया। क्या ये भाई जहीर है? क्या बात है? फोन पर एक गहरी आवाज थी। मैं अन्न बेचना चाहता हूँ, 8 के आकार वाले पुरुष ने कहा। ओह, तुम कौन हो? तुम्हें मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? गहरी आवाज ने कहा। मुझे कैंसर है और मुझे एक मरीज से आपके बारे में पता चला। मैं अपने शरीर को थोड़ा आराम देने के लिए बदलना चाहता हूँ, 8 के आकार वाले पुरुष ने कहा। अच्छा, गहरी आवाज ने कहा। 8 के आकार वाले पुरुष और दूसरों के फोन कॉल के बारे में रास्ते चलने वाले राहुल, कृतिका और अन्य लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। रास्ते चलने वाले कोई उत्साह न देखकर पक्षियों की तरह बिखर गए। कृतिका ने पूछा, राहुल, क्या तुम्हें लोगों को बचाना आता है? राहुल ने हाथ हिलाया और मुस्कुराकर बोला, मैंने बस संयोग से किया। कृतिका ने सिर हिलाया और बोली, अभी बहुत रोमांचक था, मुझे लगा कि वह आदमी मरने वाला है। इस घटना की बात करते हुए कृतिका को जैसे वह दृश्य याद आ गया जहां पुरुष की सांस लगभग बंद हो गई थी और उनका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। थोड़ी देर बाद कृतिका ने कहा, मैंने अभी जो हुआ उसे फिल्म में देखा था, नहीं सोचा था कि यह मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से होगा। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। कृतिका फिर मुस्कुराई, वैसे जब हम एक ही मेज पर थे हमने भी कहा था कि हम एक साथ फिल्म देखेंगे। नतीजतन मैं तब तक इंतजार करती रही जब तक मैंने स्कूल नहीं बदला और यह नहीं हुआ। ये कहते हुए कृतिका के सुंदर चेहरे पर यादों का एक स्पर्श उभरा। ये जैसे वह बेपरवाह हरे भरे वर्षों में पोनीटेल के साथ वापस चली गई थी। फिर कृतिका ने उम्मीद भरे लहजे में कहा, राहुल, वरना हम अभी फिल्म देखने चलें। ठीक है, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। कृतिका ने कहा, मेरी कार सामने है। बोलते हुए उन्होंने कार की चाबी निकाली और हल्के से दबाया। पास में एक लाल BMW मिनी की हेडलाइट्स हल्के से चमकीं। ये देखकर राहुल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभरा। फिर से BMW मिनी, ये वाकई उनके साथ जुड़ी महिलाओं में से एक है। जल्द ही दोनों पास के जायंट स्क्रीन स्टूडियोज में पहुंच गए। राहुल और कृतिका फिल्मों के प्रति ज्यादा आलोचनात्मक नहीं थे, इसलिए उन्होंने हम उस समय चुनी जो 10 मिनट में शुरू होने वाली थी। इस फिल्म की कहानी अपेक्षाकृत सरल थी, लेकिन इसमें लगभग वह सब कुछ था जो राहुल और कृतिका को अनुभव करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। दोनों ने इसे बहुत गंभीरता से देखा। एक फिल्म खत्म होने के बाद राहुल और कृतिका अदृश्य रूप से और करीब हो गए। जब दोनों सिनेमाघर से बाहर निकले तो बगल से अचानक एक चीख सुनाई दी। कृतिका, ग्रे टी शर्ट, नीली जीन्स और खरबूजे जैसे चेहरे वाली एक लड़की जिसका चेहरा मूल्य लगभग 80 था, उनके पास आई। कृतिका ने मुड़कर कहा, जोया। जोया मिन ने पहले बगल में खड़े राहुल को देखा और मुस्कुराकर बोली, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरे साथ फिल्म नहीं देखी। तो यह एक सुंदर लड़के के साथ डेट थी। कृतिका का सुंदर चेहरा लाल हो गया और बोली, ये जोया, ठीक है, मैं समझ गई। आज मैं तुम्हें और इस सुंदर लड़के के प्यारे समय में खलल नहीं डालूंगी, लेकिन जब मौका मिले तो तुम हमें खाने के लिए बुलाना। जोया मिन ने मुस्कुराकर कहा। फिर उन्होंने फिर से आह भरी, हाय, हमारे अस्पताल के उन सुंदर लड़कों का दिल टूटने वाला है। फिर जोया मिन ने कृतिका को समझाने का इंतजार नहीं किया और तेज कदमों से दूर चली गई। कृतिका ने शर्मिंदगी से राहुल की ओर देखा और थोड़ा हिचकते हुए कहा, वह बस मजाक करना पसंद करती है। थोड़ा रुककर कृतिका ने फिर कहा, अभी देखी फिल्म का नायक हॉट पॉट खा रहा था, मैं थोड़ा ललचा रही हूँ। पास में एक हॉट पॉट रेस्तरां है, चलो एक साथ खाते हैं। हॉट पॉट खाना फिल्म हम उस समय में सबसे लोकप्रिय खाने का दृश्य था। दरअसल राहुल भी थोड़ा ललचाए थे, इसलिए राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी हॉट पॉट खाना चाहता हूँ, चलो। कृतिका ने ये सुना तो उनके सुंदर चेहरे पर तुरंत मुस्कान उभर आई। जल्द ही दोनों एक हाउ यू नाम के हॉट पॉट रेस्तरां में पहुंच गए। वे जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, एक तीखी मसालेदार खुशबू उनके सामने आई। आंखें उठाकर अंदर देखा, लगभग सभी मेजें लोगों से भरी थीं और वे खा रहे थे और बातें कर रहे थे, बहुत आनंदमय। राहुल और कृतिका के बैठने के बाद उन्होंने झींगा स्लिप्स और कई बीफ रोल, मटन रोल ऑर्डर किए। जैसे ही मसालेदार तेल का बर्तन कुछ देर तक उबला, उनके माथे पर पसीना आ गया और माहौल और गर्म हो गया।
वे हाई स्कूल की मज़ेदार बातों के बारे में बात करने लगे, हाई स्कूल के शिक्षकों और सहपाठियों की शिकायत करने लगे, एक दूसरे के अनुभवों के बारे में बात करने लगे। समय समय पर हंसी की फुहार छूटी जो अत्यंत आनंदमय थी। दोनों ने इस भोजन को बहुत देर तक खाया और केवल तब धीरे धीरे खत्म किया जब आसमान पूरी तरह अंधेरा हो गया। राहुल और कृतिका घुमावदार गलियों में टहल रहे थे और उनकी परछाइयां रोशनी के नीचे जमीन पर खींच रही थीं। इस पल वे जैसे हाई स्कूल के युग में वापस चले गए थे। इस समय 8 के आकार वाले बालों वाला पुरुष आंखों पर पट्टी बांधकर एक वैन में बैठा और एक जर्जर कारखाने में आया। जब उसने आंखों की पट्टी हटाई तो उसने देखा कि उसके आसपास कई भयंकर पुरुष खड़े थे। 8 के आकार वाले पुरुष को घबराहट महसूस हुई और वह अनायास गला घोंटने लगा। सामने बैठे दृढ़ पुरुष ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? 8 के आकार वाले पुरुष ने सुना, ये वही भाई जहीर था जिसे उन्होंने अभी फोन किया था। ललित दास। भाई जहीर ने कहा, तुम्हें कैंसर है और तुम अंग बेचना चाहते हो? हाँ, 8 के आकार वाले पुरुष ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कैंसर होने के बाद सारे आंतरिक अंग रोगग्रस्त हो जाते हैं? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? भाई जहीर ने चिल्लाकर कहा। आसपास के भयंकर और दुष्ट लोग एक एक करके 8 के आकार वाले पुरुष की ओर बढ़ने लगे। ये जैसे उसे तुरंत कुचल देने वाले थे। 8 के आकार वाला पुरुष डर से कांपने लगा और बोला, मुझे नहीं पता था, मैं बस बेचना चाहता था। भाई जहीर ने एक पल सोचा और जोर से बोला, हालांकि आंतरिक अंग रोगग्रस्त हैं, लेकिन तुम्हारी कौनिया अभी भी इस्तेमाल की जा सकती है। इस टिप्पणी के निकलते ही आसपास के भयंकर और दुष्ट लोग एक एक करके रुक गए। 8 के आकार वाला पुरुष भी राहत की सांस लेने लगा। दरअसल ये सब भाई जहीर की परीक्षा थी। आखिर उनका व्यवसाय बहुत खतरनाक है और जरा सी लापरवाही से वे जेल में बैठ सकते हैं। और 8 के आकार वाले पुरुष का अभी का प्रदर्शन जाहिर तौर पर भाई जहीर की परीक्षा में पास हो गया था। 8 के आकार वाले पुरुष ने पूछा, तो मेरी कौनिया कितने में बिक सकती है? 50,000, भाई जहीर ने कहा। 8 के आकार वाले पुरुष ने दांत पीसे और बोला, ठीक है। भाई जहीर ने कहा, तुम पहले एक ट्यूब खून दो और फिर 20,000 की जमा राशि लो। जब हमें खरीदार मिल जाएगा हम कौनिया लेंगे और बाकी पैसे देंगे। बोलते हुए उन्होंने सीधे 2 ढेर लाल नोट निकाले। अगला दिन कृतिका सफेद नर्स की वर्दी पहनकर जयपुर सेंट्रल अस्पताल आई। अस्पताल में प्रवेश करने के बाद उनके पास सहकर्मियों से नमस्ते कहने का समय भी नहीं था। वार की जांच, इन्फ्यूशन, कॉल। शिफ्ट खत्म होने तक ये रुका नहीं। थकान थी, लेकिन कृतिका को बहुत संतुष्टि और गर्व महसूस हुआ। एक साथ काम करने वाली लंबी पतली नर्स ने कहा, रात में एक साथ इकट्ठा होने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, जोया मिन ने कहा। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे में पुरुष डॉक्टर ने कहा, कृतिका तुम जा रही हो? कृतिका ने जवाब नहीं दिया। जोया मिन ने हंसते हुए कहा, कृतिका क्या तुम आज उस सुंदर लड़के के साथ डेट पर जा रही हो? कृतिका का सुंदर चेहरा लाल हो गया। बगल में खड़ी लंबी पतली नर्स ने सुना तो उनके दिल में गपशप की आत्मा तुरंत जल उठी। कौन सा सुंदर लड़का? कृतिका, बस बता दो, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। कृतिका ने कहा, ये दरअसल वह मेरा हाई स्कूल का सहपाठी है। हे भगवान, क्या यह असली संस्करण है? तुम मेरे सहपाठी? लंबी पतली नर्स ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। जोया मिन को जाहिर तौर पर नहीं उम्मीद थी कि राहुल कृतिका का हाई स्कूल सहपाठी होगा और उन्होंने भी थोड़ा उत्साह दिखाया। वे उत्साहित थीं, लेकिन चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर का चेहरा बहुत बुरा हो गया। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला डॉक्टर हमेशा कृतिका को पसंद करता था। इसके लिए उसने रिश्तों का उपयोग करके खुद को कृतिका के विभाग में स्थानांतरित करवाया था और हमेशा कृतिका के साथ शेड्यूल को एक समान रखा। उद्देश्य चांद को पहले पाने का था। नतीजा अब कृतिका को कोई और ले गया। ये चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर को गुस्सा कैसे नहीं दिलाएगा? चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने 2 गहरी सांसें ली और खुद को स्थिर करने की कोशिश की। फिर बोला, आज हम सब एक साथ इकट्ठा हों, आराम करें और कृतिका के हाई स्कूल सहपाठी को भी बुला लें ताकि हम मिल सकें। तुम सब क्या सोचते हो? ठीक है, मैं सहमत हूँ। 2 नर्स और गोलमुखी डॉक्टर ने सहमति जताई। कृतिका ने कहा, लेकिन वह वाकई मेरा हाई स्कूल सहपाठी है। ठीक है, हम जानते हैं, एक साथ खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है। नर्स जोया मिन ने कहा। कृतिका के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि राहुल को एक मैसेज भेजा। कृतिका, बाद में क्या मैं सेंट्रल अस्पताल आ सकती हूँ और फिर क्या हम एक साथ खाना खा सकते हैं? ... इस समय राहुल पनवेल विला के सोफे पर लेटे थे। उन्होंने फोन पर मैसेज देखा तो उनकी उंगलियां तेजी से उछलकर मैसेज का जवाब देने लगीं। राहुल, ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ। आखिर अब रात के खाने का समय था। इसके अलावा उन्हें कल एक साथ खाना खाने में मजा आया था। मर्सिडीज GLC अभी भी मरम्मत में थी।
इसलिए राहुल लैम्बोर्गिनी बुल में बैठे एक्सेलरेटर पर पैर रखा और एग्जॉस्ट पाइप ने तुरंत एक लौ की किरण छोड़ी और पूरी कार एक दहाड़ते जानवर की तरह आगे बढ़ी। लगभग 20 मिनट में उन्होंने कार को जयपुर सेंट्रल अस्पताल के पार्किंग लॉट में पार्क किया। इस पल कृतिका नीचे आए और चिल्लाए, राहुल। बोलते हुए वह पूरी तरह राहुल की ओर दौड़कर आए। पीछे की लंबी पतली नज़ ने चिल्लाकर कहा, वाकई कृतिका, तुम्हारी नज़र अच्छी है। कृतिका ने समझाया, मेरे सहकर्मियों ने कहा कि वे एक साथ रात का खाना खाना चाहते हैं। फिर वे मुझे बार बार तुम्हें बुलाने के लिए कहते रहे, क्या तुम्हारा समय बर्बाद हुआ? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, यह समय बर्बाद कैसे हो सकता है? इसके अलावा सब एक साथ खाना खाते हैं तो थोड़ा जीवंत हो जाता है। कृतिका के सुंदर चेहरे पर मुस्कान उभर आए। जोया मिन ने कहा, यहाँ खड़े क्यों हो? हम खाने की जगह पर जाते हैं और खाते हुए बात करते हैं। हाँ हाँ, लंबी पतली नज़ ने कहा। फिर कृतिका ने कार की चाबी निकाली और हल्के से दबाया। पास में BMW मिनी की हेडलाइट्स हल्के से चमकी। कृतिका ने कहा, राहुल चलो, मेरी कार वहाँ है। मूल रूप से राहुल अपनी लैम्बोर्गिनी बुल चलाना चाहते थे, लेकिन जब कृतिका ने ऐसा कहा तो वह BMW मिनी कार की दिशा में उनके साथ चले। लैम्बोर्गिनी बुल न चलाने में कोई बात नहीं, ये वाकई कमर की बर्बादी है। ये देखकर चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला डॉक्टर मन में बोला, राहुल शर्मा नाम का यह आदमी, क्या इसके पास कार नहीं है? उसने पहले राहुल की ओर तिरस्कार भरी नजर डाली, फिर उसकी आंखें हल्के से घूमी जैसे वह कुछ योजना बना रहा हो। बगल में खड़ी लंबी पतली नज़ ने कहा, डॉक्टर मेहता, हमें डर है कि हम कृतिका की कार में नहीं जा सकते। क्या आपको अपनी BMW 530 में सवारी देने में कोई आपत्ति है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं, चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने कहा। जल्द ही समूह रोलिंग रेस्तरां के गेट पर आ गया। कुछ लोग अंदर जाने से पहले अंदर से जोरदार शोर सुनाई दिया। आंखें उठाकर अंदर देखा, लगभग सभी मेजें लोगों से भरी थीं और व्यवसाय अत्यंत गर्म था। जब वेटर ने राहुल और अन्य लोगों को देखा तो वह जल्दी से अभिवादन करने आया और पूछा, कितने मेहमान कृपया? 6, जोया मिन ने कहा। वेटर ने उन्हें बीच में 6 व्यक्ति देख पर ले गया। कुछ लोगों ने खाना ऑर्डर करने के बाद लंबी पतली नज़ ने कहा, कृतिका, क्या तुम शादी से पहले ही अपने सुंदर बॉयफ्रेंड के लिए पैसे बचा रही हो? मुझे लगा था कि आज हम अबालोन और लॉबस्टर खाने वाले हैं। कृतिका का सुंदर चेहरा लाल हो गया और बोली, राहुल मेरा हाई स्कूल सहपाठी है, आज का खाना मैं चुकाऊंगी। लंबी पतली नज़ ने कहा, हाँ हाँ, हाई स्कूल सहपाठी। बगल में गोलमुखी डॉक्टर ने कहा, राहुल क्या तुम हमारे मेडिकल उद्योग में हो? नहीं, मैं अभी जयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ, राहुल ने कहा। हाँ हाँ, जयपुर विश्वविद्यालय का छात्र, लंबी पतली नज़ ने कहा। राहुल के बगल में चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला डॉक्टर और ज्यादा तिरस्कार भरी नजर डालने लगा। इतनी देर तक करने के बाद वह अभी भी एक छात्र था। शायद कई सामान्य लोगों की नज़रों में जयपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लेना एक बहुत उल्लेखनीय बात है। हालांकि चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर की नज़रों में ये कुछ भी नहीं है। न जाने कितने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के स्नातक पैसे खर्च करके उनके अधीन इंटर्न डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तक कि वे हर दिन कुत्तों की तरह व्यस्त रहते हैं, फिर भी ये इंटर्न अंत में रुक नहीं पाते। लंबी पतली नज़ ने कहा, वैसे मुझे याद है कि डॉक्टर मेहता भी जयपुर विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, है ना? चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने अपनी छाती सीधी की और बोला, हाँ। फिर एक बड़े के लहजे में उन्होंने कहा, राहुल क्या तुम्हारे स्कूल में विवेक गुप्ता नाम का एक शिक्षक है? राहुल और विवेक गुप्ता कई बार मिल चुके थे और ज्यादातर लोग इतनी बार मिलने के बाद याद रखते हैं। इसके अलावा राहुल के पास कभी न भूलने की क्षमता भी है। इसलिए उन्होंने मुंह खोला और बोला, हाँ, वह हमारे स्कूल के उपप्राचार्य हैं। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने आह भरी, नहीं सोचा था कि वह पहले से ही उपप्राचार्य हैं। मुझे याद है कि उस समय वह हमारे अस्पताल के निदेशक थे। ये कहते हुए चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर के चेहरे पर यादों का एक स्पर्श उभरा। लंबी पतली नज़ ने अनायास पूछा, डॉक्टर मेहता, क्या आप इस उपप्राचार्य गुप्ता से परिचित हैं? हाँ, उस समय मैं अस्पताल में छात्र संघ का अध्यक्ष था और मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। यहाँ तक कि स्नातक होने के बाद वह अक्सर मुझे मैसेज भेजकर मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछते थे। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने कहा। लंबी पतली नज़, गोलमुखी डॉक्टर और जोया मिन ने सभी अंगूठे उठाए और चिल्लाए, डॉक्टर मेहता, आप बहुत शानदार हैं। आपके जयपुर विश्वविद्यालय के उपप्राचार्य के साथ इतने अच्छे संबंध हैं। हमारे स्कूल के प्राचार्य की बात न करें, मैं उनसे कभी मिली ही नहीं। डॉक्टर मेहता, आपको उपप्राचार्य से राहुल की देखभाल करने को कहना होगा। ...
चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने सभी की प्रशंसा सुनी और पूरा व्यक्ति थोड़ा हवा में उड़ने लगा। उसने अपनी पीठ थपथपाई और सिर खोलकर बोला, अब सभी जानते हैं राहुल, मैं बाद में उपप्राचार्य गुप्ता से तुम्हारा जिक्र करूंगा। बोलते हुए चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने कृतिका की ओर नजर डालना नहीं भूला। ये जैसे कह रहा था, कृतिका, प्राचार्य और मैं दोनों परिचित हैं, ये कितना शानदार है। इस समय मंच पर एक कुरकुरी आवाज सुनाई दी, रोलिंग रेस्तरां में सभी का स्वागत है। आज हमने सभी के लिए एक गायन मंच तैयार किया है। मंच पर 90 अंक या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति 2000 रुपये का बिना सीमा उपभोग वाउचर प्राप्त कर सकता है। सभी का मंच पर गाने के लिए स्वागत है। यहाँ मैं पहले सभी के लिए एक गाना गाता हूँ और एक नमूना बनाता हूँ। शब्दों के खत्म होने पर रोलिंग रेस्तरां में एक जीवंत संगीत बजा। होस्ट ने धीरे से मुंह खोला और एक हर्षित गाना गाया। जब गाना खत्म हुआ तो पीछे की बड़ी स्क्रीन पर 2 नंबर उछले, 85। वाह! मौके पर तुरंत अत्यंत गर्मजोशी भरी तालियां बजीं। लंबी पतली नज ने चिल्लाकर कहा, गाना गाकर 2000 रुपये का वाउचर पाने का मौका है। डॉक्टर मेहता, आप हमारे अस्पताल के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जाओ और एक गाना गाओ। हाँ हाँ, गोलमुखी डॉक्टर ने साथ दिया। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर को नहीं उम्मीद थी कि आज गाना गाने के लिए वाउचर होगा। जैसा कि लंबी पतली नज और गोलमुखी डॉक्टर ने कहा, वह वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसे इस पर अक्सर गर्व होता है। इस दौरान वह अस्पताल में सांस्कृतिक संध्या आयोजित होने की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उस समय वह मंच पर गाने के लिए साइन अप करता। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला डॉक्टर मानता था कि अगर वह मंच पर एक सुंदर गाना गाता तो वह निश्चित रूप से कृतिका को आकर्षित कर सकता था। दुर्भाग्य से अस्पताल बहुत व्यस्त है और सांस्कृतिक संध्या आयोजित करने का ज्यादा मौका नहीं है। नहीं सोचा था कि आज कृतिका के सामने गाने का मौका मिलेगा। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला डॉक्टर जैसे पहले से ही कृतिका को अपने गाने सुनकर मोहित होते देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। इसलिए चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने कहा, चूंकि तुमने ऐसा कहा, मैं जाकर गाना गाऊंगा, लेकिन अगर गाना अच्छा नहीं हुआ तो मजाक मत बनाना। बातचीत के अंत में चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला डॉक्टर तेज कदमों से मंच पर चला गया। भगवान ने कहा, पिछले जन्म में 300 बार पीछे मुड़कर देखने से इस जन्म में एक बार पास होने का मौका मिलता है। आज हम एक दूसरे से मिल सकते हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर सभी के लिए गा रहा हूँ। ये दिखाता है कि हमारे पिछले जन्म में बहुत बड़ा संबंध था और इस जन्म में बहुत बड़ी नियति है। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला डॉक्टर तुरंत गाना नहीं गाया, बल्कि बहुत सारी बातें की जो उसे दार्शनिक लगती थीं। इस तरह आत्मन्याय प्रचार को बढ़ावा देना, साथ ही कृतिका को दोनों के बीच की नियति को चुपके से व्यक्त करना। वह मानता था कि उसने कृतिका के दिल में एक बीज बो दिया है। बस बाद में गाना पूरा करने के बाद वह निश्चित रूप से इस बीज को धीरे धीरे जड़ पकड़ने, अंकुरित होने और जोरदार तरीके से बढ़ने दे सकता है। थोड़ी देर बाद चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला डॉक्टर बोला, अगला मैं एक गाना नियति लाता हूँ, उम्मीद है सभी को पसंद आएगा। संगीत बजा। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला डॉक्टर ने अपनी आंखें बंद की और मुंह खोला। भले ही पिछले जन्म में कोई समझौता न हो, हमने इस जन्म में मूर्खतापूर्वक इंतजार किया है। भीड़ भरे समुद्र में एक साथ आने की नियति है तो पिछले घटनाओं को धूल में हल्के से क्यों न लें। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने जानबूझकर स्वर को लंबा खींचा और आवाज का उतार चढ़ाव और निराशा उनके प्रदर्शन को और उभारा, जिससे उनकी आवाज और अलग दिखी। उन्हें लगा कि इससे ज्यादा भावुकता आएगी और कृतिका का ध्यान और ज्यादा आकर्षित होगा। केवल 2 लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, इस जन्म को एक दूसरे का सहारा देकर पार कर सकते हैं। आखिरी पंक्ति के बोल निकलने के बाद संगीत भी रुक गया। फिर पीछे की बड़ी स्क्रीन पर एक स्कोर दिखा, 78। इस स्कोर से वह काफी संतुष्ट था। हालांकि जब वह डेक पर लौटा तो उसने आह भरी और बोला, देखो, मुझे गाने के लिए ऊपर भेजा, अब मजाक बन गया है ना। लंबी पतली नज ने कहा, यह अभी भी मजाक है। डॉक्टर मेहता, आप पहले से ही बहुत अच्छा गाते हैं। हम सब के तमाशे फूल गए, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि यह मूल गायन के लगभग बराबर है। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने बार बार हाथ हिलाया, मुझे मत मारो, मैं मूल गायक से कैसे तुलना कर सकता हूँ। स्कोर केवल 78 अंक है। वह सतह पर शर्मिंदा था और वह इतना खुश था कि वह खुद को नहीं संभाल पा रहा था। सबके हाथ फूल गए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कृतिका भी मेरे लिए जोर से तालियां बजा रही है? वाकई मेरे गाने से बहुत आकर्षण है। अगर यह पहले होता, पहले शायद कृतिका। अब मुझे पहले से ही कोई और ले गया, पहले ले गया। नहीं, मेरे पास अभी भी मौका है। ये सोचकर चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने अपनी आंखें एक पल के लिए घुमाई और फिर मुस्कुराकर बोला, अगर मैं कहूँ गाना गाने में ये छात्र अच्छे हैं,
फिर चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने तरोताज़ा होकर कहा, वैसे राहुल, क्या तुम छात्र नहीं हो? वरना मंच पर जाकर एक गाना गाओ, शायद तुम 90 अंक से ज्यादा पा सकते हो और 2000 रुपये का वाउचर ले सकते हो। फिर हम इस भोजन का बिल माफ कर सकते हैं। वह मानता था कि उसने अभी एक सुंदर गाना गाया था। जैसे ही राहुल मंच पर गाने जाएगा, ये निश्चित रूप से कृतिका के दिल में एक तीव्र विरोधाभास पैदा करेगा। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर की नजरों में अगर वह पहले मंच पर था तो उसने कृतिका के दिल में बीज बोया था। फिर राहुल का मंच पर गाना इस बीज को पानी देना और खाद देना होगा ताकि बीज का अंकुरण और विकास तेज हो जाए। लंबी पतली नज ने तुरंत साथ दिया, हाँ राहुल, मंच पर जाकर गाना गाओ, इसमें ज्यादा खर्च नहीं होता। गोलमुखी डॉक्टर ने भी कहा, यह एक अच्छा मौका है। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने देखा कि राहुल वहां बैठे थे और कोई हलचल नहीं थी, इसलिए फिर से एक बड़े के लहजे में उन्होंने कहा, राहुल, युवाओं को मंच पर ज्यादा होना चाहिए, डरो मत और शर्माओ मत। शुरू में जब मैं जयपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष था, मैं मंच पर बोलता था और धीरे धीरे काम करता था। जब चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने ये कहा तो उनके चेहरे पर यादों का एक स्पर्श उभरा। ये जैसे उनके विचार विश्वविद्यालय की उम्र में वापस चले गए थे। इस समय राहुल ने कहा, ठीक है, तो मैं जाकर एक गाना गाऊंगा। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने एक बड़े की तरह अपनी पीठ थपथपाई, हल्के से सिर हिलाया और मन में हंसने लगा। युवा लोग, वाकई बस युवा लोग, कुछ शब्दों में ही ठग लिए गए। दरअसल चाहे वह कितना भी कहे, राहुल को बिल्कुल परवाह नहीं थी। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि राहुल ने देखा, कृतिका के सुंदर चेहरे पर उम्मीद का भाव था। राहुल शर्मा के मंच पर गाना गाने के लिए सहमत होने पर लंबी पतली नस, गोलमुखी डॉक्टर और जोया मिन सभी बहुत खुश दिखे। कृतिका की खूबसूरत आंखों में जैसे रोशनी चमक रही थी। सभी की अपेक्षाओं के बीच राहुल धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। वह चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर की तरह मंच पर आने के बाद बहुत सारी बकवास नहीं बोले। इसके बजाय उन्होंने सीधे माइक्रोफोन उठाया और कहा, मैं जो गाना गाना चाहता हूँ वह है तारों का नदी। ये तो तारों का नदी निकला, ये हाल ही का सबसे लोकप्रिय गाना है, लंबी पतली नज ने कहा। जोया मिन ने कहा, मुझे ये गाना सुनना बहुत पसंद है। कृतिका के सुंदर चेहरे पर और ज्यादा अपेक्षा उभर आई। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने मन ही मन हंसते हुए सोचा। वह मानते थे कि तारों का नदी वाकई अच्छा है और हाल ही में ये बहुत लोकप्रिय रहा है। हालांकि ये गाना तेज गति का है, कुछ जगहों पर स्वर बहुत उतार चढ़ाव करता है और इसमें एक अनोखा आकर्षण है। कुल मिलाकर इसे गाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ये गाना अभी 1 महीने से भी कम समय पहले आया है। 1 महीने से कम समय में इसका मतलब ये भी था कि राहुल के पास इस गाने को सीखने के लिए ज्यादा समय नहीं था। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला डॉक्टर लगभग कल्पना कर सकता था कि राहुल बाद में कितना बेसुरा गाएगा और कृतिका कितनी निराश होगी। ये सोचकर चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर के मुंह के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। हालांकि उसे कैसे पता था कि यह गाना राहुल ने ही लिखा था और उन्हें इसे सीखने की जरूरत कहाँ थी। बेशक भले ही वाकई सीखना पड़े राहुल के लिए 1 महीने से कम पुराने गाने की बात तो छोड़ दें, अगर यह 1 दिन पहले रिलीज हुआ गाना होता तब भी राहुल आसानी से इसे सीख सकता था। आपको बता दें, राहुल के पास प्रकृति की आवाज है और कभी न भूलने की क्षमता है। इस समय संगीत बजा, राहुल ने भी अपना मुंह खोला। एक साफ और बादल रहित रात में आकाश में एक पूर्ण चंद्रमा लटकता है। लंबे वस्त्र हवा के साथ धीरे धीरे नाचते हैं, हड्डियों की तरह नर्म, हल्के लाल बाई जैसे यू। शांति, पूरा रोलिंग रेस तरह अचानक शांत हो गया। मूल रूप से अभी भी कई लोग खा रहे थे, पी रहे थे या बातें कर रहे थे। इस पल उन्होंने अचानक वह सब रोक दिया जो वे कर रहे थे और सभी ने अपनी नजरें मंच पर डाल दी। लंबी पतली नज, जोया मिन, गोलमुखी डॉक्टर और चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला डॉक्टर सभी पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। कृतिका की खूबसूरत आंखें और चमकदार हो गईं और वह राहुल के गाने में पूरी तरह डूब गईं, खुद को इससे निकाल ना पाईं। इस समय कृतिका की आंखों में राहुल जैसे एक सुनहरी लंबी तलवार चला रहे थे, उन्हें लेकर सीधे आकाश में उड़ रहे थे, हेंग्यू की यात्रा कर रहे थे। सब कुछ इतना मोहक था। आखिरकार मैंने एक तलवार से अराजकता और ब्रह्मांड को विभाजित कर दिया। एक गाना खत्म, संगीत रुका, पूरा रोलिंग रेस तरह अभी भी बहुत शांत था। थोड़ी देर बाद तालियों की गड़गड़ाहट बिजली की तरह गूंजी। वाह, कितना अच्छा लगता है, इतना सुंदर। मैं पहले अनन्या शर्मा का प्रशंसक था, अब मैं इस छोटे भाई का प्रशंसक हूँ। इसको देखो, हे भगवान, 100 अंक, ये बहुत शानदार है। छोटे भाई, एक और गाना गाओ। हैंडसम लड़के, कृपया एक और गाओ। हालांकि राहुल ने इसकी परवाह नहीं की और सीधे मंच से उतर आए। मैं अभी इतना डूबी थी कि मैंने कैमरा लेना भूल गई, छोटी लड़की ने अफसोस जताया।
हाय, मैंने एक वीडियो बनाया, बाद में इसे वीशी पर अपलोड करूंगा, तुम सीधे देख सकती हो। बगल में खड़ा लंबा लड़का बोला। छोटी लड़की खुशी से बोली, शानदार, अभी अपलोड करो। लंबा लड़का यान ने हल्के से आंखें खोली, लेकिन जल्द ही वह हैरान रह गया। यह अजीब है, मैंने जो वीडियो बनाया वह कहाँ गया? दरअसल ये सिर्फ लंबे लड़के को ही नहीं, रोलिंग रेस्तरां में कई लोगों को एक ही शंका थी, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए सभी वीडियो गायब हो गए। ये भी सामान्य है। आपको बता दें, राहुल को अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं है, तो वह इन वीडियो को कैसे लीक होने दे सकते थे? छोटा, क्या तुमने सारे वीडियो डिलीट कर दिए? उनकी कलाई पर घड़ी हल्के से चमकी। जब राहुल डेक पर लौटे, जोयामिन एक छोटी प्रशंसक की तरह थी, उत्साह से चिल्लाई, राहुल, तुम्हारा गाना बहुत अच्छा था। मैंने कभी किसी को इतना अच्छा गाते नहीं सुना। लंबी पतली नज ने चिल्लाकर कहा। कृतिका ने भी कहा, राहुल, मुझे पहले नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा गाते हो। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर मेहता ने मुझे कोशिश करने को कहा, इसलिए मैं गाने गया। तुम्हें पता है, मुझे इतनी आसानी से 100 अंक मिल गए। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने कहा कि उनका पूरा चेहरा अत्यंत बुरा हो गया। हाँ, मैंने तुम्हें कोशिश करने को कहा, हालांकि ये तुम्हें मेरे साथ तीव्र विरोधाभास बनाने के लिए था, ताकि कृतिका तुमसे निराश हो। अब क्या स्थिति है? ये पूरी तरह उलट गया। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर को ऐसा लगा जैसे उसने पत्थर उठाकर अपने ही पैर पर मारा हो। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लंबी पतली नज ने कहा, हाँ, 100 अंक, तो क्या हम 2000 रुपये का वाउचर ले सकते हैं? इस पर होस्ट पास आए और बोली, नमस्ते सज्जन, आपने अभी जो गाना गाया उसमें आपको 100 अंक मिले, यह आपका पुरस्कार है। बोलते हुए उसने 200 रुपये के 10 वाउचर दिए। राहुल ने अपने हाथ में वाउचर उठाया और बोला, लगता है इस खाने की मेहमाननवाजी मुझे करनी होगी। छात्र राहुल, यहाँ तुमसे मिलना संयोग है और तुम्हारा इतना सुंदर गाना सुनना। पीछे से एक परिचित सी आवाज आई। राहुल ने ये सुना तो वह अनायास मुड़कर देखने लगे। जब उन्होंने आने वाले को देखा तो उनके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य का भाव उभर आया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जयपुर विश्वविद्यालय के उपप्राचार्य विवेक गुप्ता थे। राहुल ने कहा, मैंने बस यूं ही गाना गाया, बस यूं ही गाना, जैसे तुम एक कठिन समस्या हल करते हो, क्या वह भी बस यूं ही होता है? विवेक गुप्ता ने मुस्कुराकर कहा। इससे वह मजाक कर रहे थे, हालांकि उन्हें नहीं पता था ये वाकई सच था। राहुल ने बगल में खड़े चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर की ओर नजर डाली और बोला, डॉक्टर मेहता, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि उपप्राचार्य गुप्ता अक्सर आपसे आपकी हाल की स्थिति के बारे में पूछते हैं? अब जब वह यहाँ आए हैं, आप उनसे आमने सामने बात कर सकते हैं। कब बात करें? चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाला डॉक्टर एक पल के लिए हैरान रह गया। विवेक गुप्ता हैरान हुए, ये कौन है? ओह, ये जयपुर सेंट्रल अस्पताल के डॉक्टर मेहता हैं। उन्होंने कहा कि वह पहले जयपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। जब आप निदेशक थे तब उनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध थे। आप अक्सर मैसेज भेजकर उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछते थे। फिर उन्होंने अभी मेरे बारे में आपसे जिक्र करने की तैयारी की थी। राहुल ने 5 से 10 तक सब कुछ बताया। विवेक गुप्ता कितने चतुर हैं। वे आसानी से समझ गए कि राहुल का इस डॉक्टर मेहता के साथ कुछ झगड़ा था। राहुल शर्मा कौन है? एक महान गणितज्ञ और महान वैज्ञानिक जिन्होंने कई विश्व गणित समस्याओं को हल किया, भूकंप भविष्यवक्ता का आविष्कार किया और एक सुपर बैटरी बनाई। राहुल जयपुर विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा खजाना है। ये कहा जा सकता है कि आज का जयपुर विश्वविद्यालय अपने विवेक गुप्ता को खो सकता है, लेकिन राहुल को बिल्कुल नहीं खो सकता। अगर कोई राहुल को भड़काता है तो विवेक गुप्ता स्वाभाविक रूप से अपने हाथ नहीं रोकेंगे। उन्होंने चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर की ओर उदासीन नजरों से देखा और बोला, ओह, मेरे साथ आपके अच्छे संबंध हैं। मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर की मुश्किल। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने जब पहली बार विवेक गुप्ता को देखा तो उन्हें हल्की परिचितता महसूस हुई। हालांकि उन्होंने विवेक गुप्ता को जयपुर विश्वविद्यालय के उपप्राचार्य से बिल्कुल नहीं जोड़ा। उन्हें तो विवेक गुप्ता को जानना भी नहीं था। जाहिर तौर पर चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने जो कहा वह बहुत प्रासंगिक था, ये सिर्फ एक मजाक था। दरअसल डॉक्टर मेहता और विवेक गुप्ता पहले 2 बार मिल चुके थे और उन्हें संयोग से पता चला कि वह अब प्राचार्य हैं। जब उन्हें पता चला कि राहुल जयपुर विश्वविद्यालय का छात्र है तो चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने अपनी श्रेष्ठ स्थिति और दर्जा स्थापित करने के लिए ऐसी कहानी गढ़ी। डॉक्टर मेहता को लगा था कि मौजूद कुछ लोग उनके दावों की पुष्टि नहीं कर सकते। हालांकि उन्हें कभी नहीं सोचा था कि विवेक गुप्ता रोलिंग रेस्तरां में होंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात, विवेक गुप्ता अभी भी राहुल के साथ बहुत परिचित हैं। यह इतना संयोग क्यों होना चाहिए?
चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। विवेक गुप्ता ने हल्के से भौहें सिकुड़ी और बोला, क्या आपको लगता है कि मैं जयपुर विश्वविद्यालय का उप प्राचार्य विवेक गुप्ता नहीं हूँ? इसलिए मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहते? बोलते हुए विवेक गुप्ता ने अपने ब्रीफकेस में से कुछ ढूंढना शुरू किया। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने जल्दी से कहा, नहीं, मेरा नाम नरेंद्र मेहता है। हालांकि उन्होंने अपना नाम बता दिया। हालांकि विवेक गुप्ता ने अपना कार्य परिचय पत्र निकाला और मेज पर पटक दिया। ऊपर एक पंक्ति में बोल्ड शब्द थे, विवेक गुप्ता, जयपुर विश्वविद्यालय के उप प्राचार्य। विवेक गुप्ता ने फिर बाद में महसूस किया, ओह नरेंद्र मेहता, आप किस सत्र में थे? आपका गाइड कौन था? नरेंद्र मेहता ने ईमानदारी से कहा, मैं 11वें सत्र में था और गाइड राकेश शर्मा थे। राकेश के छात्र। विवेक गुप्ता ने विचारपूर्वक सिर हिलाया, अपना मोबाइल फोन निकाला, एक कॉल किया और हैंड्स फ्री दबाया। हेलो प्राचार्य गुप्ता, आपका क्या मामला है? फोन से एक चुंबकीय आवाज आई। बगल में नरेंद्र मेहता का चेहरा गंभीर हो गया। गाइड? यह उनका गाइड राकेश शर्मा था। विवेक गुप्ता ने कहा, राकेश, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारे 11वें सत्र में क्या नरेंद्र मेहता नाम का कोई छात्र था? नरेंद्र मेहता? ओह, ऐसा एक छात्र था। राकेश शर्मा ने कुछ सोचने के बाद कहा, क्या वह पहले अस्पताल में छात्र संघ का अध्यक्ष था? विवेक गुप्ता ने कहा, नहीं। राकेश शर्मा ने सीधे कहा, तुम्हें इतना स्पष्ट याद है? विवेक गुप्ता ने कहा। राकेश शर्मा ने समझाया, जब तुमने ये नाम कहा तो मुझे बस थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। हालांकि अभी सोचने के बाद मुझे याद आया कि वह पहले कक्षा में अनुशासन समिति का सदस्य था। नतीजतन एक बार उसकी किसी से लड़ाई हो गई और उसे सजा मिली। सजा मिलने के बाद वह छात्र संघ का अध्यक्ष कैसे बन सकता है? विवेक गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा, तो ऐसा है, फिर मुझे पता चला। राकेश, धन्यवाद। राकेश शर्मा ने कहा, ये बस एक छोटी सी बात है प्राचार्य गुप्ता, आप बहुत विनम्र हैं। फोन काटने के बाद विवेक गुप्ता ने नरेंद्र मेहता की ओर बहुत उदासीन नजरों से देखा। उन्हें नहीं पता था कि नरेंद्र मेहता हर समय डींगे मार रहा था। अगर यह सामान्य होता तो वह परेशान होने की जहमत नहीं उठाते, लेकिन अब नरेंद्र मेहता ने राहुल को भड़काया है तो इसे और गंभीर करना होगा। ... पहले विवेक गुप्ता से मुलाकात हुई, जिसने जयपुर विश्वविद्यालय के उप प्राचार्य के साथ परिचित होने का झूठ तुरंत तोड़ दिया। फिर विवेक गुप्ता ने सार्वजनिक रूप से गाइड को फोन किया और उनके छात्र संघ के अध्यक्ष की पहचान को तोड़ दिया। सभी के सामने अभी जो डींग मारी थी वह पलक झपकते ही टूट गई। इस पल नरेंद्र मेहता का पूरा चेहरा लाल हो गया और वह एक ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहां वह घुस जाए। बगल में लंबी पतली नाज गोलमुखी डॉक्टर और जोया मिन ने विवेक गुप्ता की शक्ल देखी और एक पल के लिए हंसना चाहा। टटट, इस समय एक के बाद एक रंग बिरंगे व्यंजन मेज पर लाए गए। सामग्री औसत थी, लेकिन स्वाद बुरा नहीं था। इसके अलावा समय समय पर लोग मंच पर आते और भूतों की तरह चीखते चिल्लाते गाने गाते, जो एक मसाले की तरह था। राहुल, कृतिका, लंबी पतली नाज, जोया मिन और गोलमुखी डॉक्टर सभी ने बहुत खुशी से खाया। केवल नरेंद्र मेहता को जैसे मोम चबाने का स्वाद आ रहा था, वह जैसे सुइयों पर बैठा था। हर सेकंड उसे लगता था कि जिंदगी सालों की तरह बीत रही है। 2 घंटे तक खाने और बात करने के बाद ये भोजन आखिरकार खत्म हुआ। नरेंद्र मेहता ने घर में कुछ काम होने का हवाला देकर जल्दी से अकेले रोलिंग रेस्तरां छोड़ दिया। मूल रूप से कृतिका जोया मिन और लंबी पतली नस को घर ले जाना चाहती थी। हालांकि उन्होंने कहा कि वे बल्ब नहीं बन सकती, इसलिए रेस्तरां से निकलने के बाद उन्होंने सीधे टैक्सी बुलाई। जल्द ही बहुत प्यारी और गर्म BMW मिनी में केवल कृतिका और राहुल ही बचे। शायद ये बंद जगह की वजह से था, दोनों को थोड़ा सूखापन और उमस महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद कृतिका ने आखिरकार कहा, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, तुम कब से इतना सुंदर गाना गाने लगे? गाने की बात करते हुए कृतिका के सुंदर चेहरे पर यादों का एक स्पर्श उभर आया। वह धीरे से अपनी आंखें बंद करने लगी और उन्हें जैसे राहुल का गाना फिर से सुनाई देने लगा। राहुल ने कहा, शायद पिछले साल। राहुल ने इस बारे में कोई बकवास नहीं की, क्योंकि उन्होंने पिछले साल सिस्टम प्राप्त किया था और तियान लाई की आवाज पाई थी, इसलिए वह अच्छे गाने गा सकते थे। पिछले साल? क्या तुमने कोई प्रशिक्षण कक्षा में दाखिला लिया था? कृतिका ने पूछा। ऐसा नहीं है, शायद अचानक प्रेरणा मिल गई, राहुल ने कहा। आखिर सिस्टम जैसी चीज, भले ही मैं कहूं कोई विश्वास नहीं करेगा। कृतिका ड्राइविंग करते हुए बातें करती रही और समय समय पर हंसने लगी। किसी कारण से आज वह राहुल की हर चीज में बहुत रुचि ले रही थी। जल्द ही दोनों एक घुमावदार गली में आ गए। ये वही सड़क थी जिस पर वे कल एक साथ चले थे। कल जब दोनों एक साथ चले थे तो ये पुराने दोस्तों के बीच की परिचितता की तरह था जो कई सालों बाद मिले थे।
आज उनके बीच एक अलग तरह की निकटता थी। दोनों धीरे धीरे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। इस समय राहुल और कृतिका के सिर पर मंद रोशनी चमकी और उनकी परछाइयां कल की तरह लंबी होती गईं। आज की परछाइयां जैसे दो लोग और करीब थीं। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, दोनों आगे बढ़ते रहे और उनकी परछाइयां और करीब होती गईं और धीरे धीरे एक दूसरे में मिल गईं। खाली गलियां, मिलती हुई आकृतियां। किसी कारण से कृतिका को अचानक राहुल के साथ एक ही मेज पर बैठने का दृश्य, कल की मुलाकात का दृश्य, हॉट पॉट खाने का दृश्य और आज राहुल के गाने का दृश्य याद आ गया। ये छवियां जैसे एक फिल्म कृतिका के दिमाग में लगातार लहरा रही थीं। अगले पल राहुल के दिमाग में एक स्पष्ट सूचना गूंजी। डिंग, आकर्षण आभा, अविस्मरणीय को ट्रिगर करें। राहुल थोड़ा हैरान रह गए। यह क्या स्थिति है? क्या सिर्फ चलने से भी अविस्मरणीय यादें ट्रिगर हो सकती हैं? ये किसके लिए ट्रिगर हुआ? कृतिका, ये सोचकर राहुल ने सत्य की नज़र से देखा। चेहरे का मूल्य 96, पसंद की डिग्री 95। वाकई यह वह थी। इस पल कृतिका अचानक रुक गई। वह पंजों के बल खड़ी हुई और राहुल की ओर झुकी। गर्म और नम। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे